इस समय सारा देश स्तब्ध है। समाज में एक ऐसी घटना घटी है जिसका पहले कोई भी प्रेसिडेंट नहीं है। ऐसी घटनाएं हाल में और भी घटी हैं जब पत्नियों ने अपने पतियों की हत्याएं की हैं, लेकिन ये घटनाएं तब घटी हैं जब वैवाहिक जीवन काफी आगे बढ़ चुका था। लेकिन पहली बार एक ऐसी घटना समाज के सामने आई है कि नववधु हनीमून पर अपने पति का मर्डर प्लान करती है और एग्जीक्यूट करती है। तो हमारा उद्देश्य इस केस पर प्रकाश डालना नहीं, बल्कि समाज की उन विकृतियों को समझना है जिनके कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। इस कार्यक्रम में हम अनेकों बार कह चुके हैं, यदि हम सिनेमा को समझेंगे तो हमें स्वयं को समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि हमारा जो मन है वो एक फिल्म से बहुत मिलता जुलता है। और जो फिल्मों का समूह है, जो फिल्मों का संग्रह है, जिसको हम सिनेमा कहते हैं, वो निरंतर समाज को प्रतिबिंबित कर रहा है। जिस प्रकार से हम एक फिल्म का विश्लेषण करते हैं, आइए हम इस केस को एनालाइज करते हैं। इस कहानी को टेंटेटिवली नाम देते हैं द हनीमून मर्डर। इस कहानी की केंद्रीय पात्र हैं सोनम रघुवंशी। जब हम स्क्रीन प्ले में कैरेक्टराइजेशन को समझने का प्रयास करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि कोई भी जो पात्र होता है वो कुछ करने के लिए मोटिवेटेड होता है, उसकी कोई ड्रामेटिक नीड होती है और उस ड्रामेटिक नीड को वो प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए वो लालायित है और उसको प्राप्त करने में उसको रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, व्यवधान आते हैं, लेकिन वो सबका सामना करते हुए उनको ओवरकम करता है या करती है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है या करती है। जैसे इस कथा में इस कथा की केंद्रीय पात्र सोनम रघुवंशी अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। उनका लक्ष्य था अपने पति की हत्या करना। अब हम उनकी मानसिक दशा में जाते हैं कि वो क्या मानसिक दशा थी जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ये निश्चय किया कि मैं अपने पति का मर्डर करूंगी। अगर यही की यही कहानी वास्तविक जीवन में घटित होने के बजाय किसी फिल्म में प्रस्तुत की गई होती तो अब तक जितने भी क्रिटिक्स हैं, टॉप से लेके बॉटम तक, वो सब इस कहानी की धज्जियां उड़ाने पे लग गए होते। बोलते इतनी इलॉजिकल कहानियां, इतनी बकवास कहानियां, लगता है कि लेखक निर्देशक किसी नशे की अवस्था में थे जब उन्होंने इस फिल्म की परिकल्पना की। इस प्रकार के रिव्यूज आ रहे होते इस कहानी के ऊपर। तो देखिए क्या कहानी है कि हमारी जो नायिका है या खलनायिका है, केंद्रीय पात्र जो है, वो एक उच्च मध्यम परिवार को बिलोंग करती है। उसके पिताजी की प्लाईवुड की फैक्ट्री है। अपने पिता की फैक्ट्री में कामकाज संभालने लग जाती है एज दी ओनर ऑफ द फैक्ट्री। और वहां पे एक मैनेजर होता है राज कुशवाहा, जो आयु में उनसे 4 साल छोटा है और दोनों के बीच में आकर्षण होता है एंड दे बोथ फॉल इनटू अ रिलेशनशिप। लेकिन उनको यह महसूस होता है कि क्योंकि उनकी जाति मेल नहीं खाती, जो लड़की है उसकी आर्थिक परिस्थिति से मैच नहीं करती, इसलिए इन दोनों पात्रों को लगता है
कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। और अब इस कहानी में एक ऐसी जानकारी आ रही है जो इस कहानी को बहुत जबरदस्त ट्विस्ट दे रही है। वो है नायिका का मांगलिक होना। जो नायिका है या खलनायिका है वो मांगलिक है, और मांगलिक के बारे में ये मशहूर है कि मांगलिक लड़की जिस लड़की से भी शादी करेगी उसकी ई लीला बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी, वो ज्यादा दिन जिएगा नहीं। तो इस कारण से ये केंद्रीय पात्र जो है वो सोचती है कि अगर मैं अपने प्रेमी से शादी करूंगी तो मेरे मांगलिक होने के कारण ये मर सकता है, इसके लिए मैं पहले एक दूसरे लड़के से शादी करूंगी जो मांगलिक है। राजा रघुवंशी मांगलिक है, और इस तरीके से ये मैच फिक्स किया गया कि दोनों मांगलिक हैं। और केंद्रीय पात्र ने सोचा कि शादी हो जाने के बाद मेरे मांगलिक होने का जो इफेक्ट है, जो नेगेटिव इफेक्ट है, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और मैं फिर अपने पति का वध करके इस प्रकार से कि किसी को पता नहीं लगेगा, उस पर हम अभी आगे आते हैं, और इस प्रकार मैं विधवा हो जाऊंगी। और जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो विधवाओं का तो समाज में कोई ज्यादा स्थान है नहीं, तो मेरे घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे प्रेमी के साथ मेरे हाथ पीले करने में, क्योंकि मैं विधवा हो जाऊंगी। और क्योंकि मेरा मांगलिक दोष भी इस शादी के बाद में बहुत कम हो चुका होगा, तो मेरा जो प्रेमी है उस मांगलिक के इफेक्ट से बच जाएगा। ये इस पात्र की सोच है। और जो कुछ भी हम थिंक करते हैं रिपीटेडली, that gets converted into action, like it happened in the case of Sonam.